Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Savvy Forensics। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने क्वेश्चन पेपर के थर्ड पार्ट पर। बेसिकली जो क्वेश्चन आपका नेट का पेपर आया था अगस्त का, जो रिपीट एग्जाम कराया गया था, उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं। और उसके दो पार्ट्स ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि 20 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि 10 क्वेश्चंस को हम बहुत डिटेल में कर रहे हैं, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आपके सामने पहला क्वेश्चन जहाँ पर पूछा गया है, लिस्ट है, बेसिकली लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। अब यहाँ पर जैसे कि ए में दिया हुआ है TLC, LEA, ट्रिपिन इनहिबिटर LDH, और लिस्ट 2 में है कोलेस्ट्रम, सीमेन, यूरिया, सलाइवा। तो इनको आपको मैच करना है। तो मैच करने के लिए इसमें थोड़ा सा डिटेल में आपको जानना ज़रूरी होगा, क्योंकि उसके बिना ये क्वेश्चन का आंसर आप नहीं कर पाओगे। पहले हम आंसर बता देते हैं, उसके बाद में इनको देख लेते हैं कि क्या होते हैं। सो बेसिकली जो ट्रिपल इनहिबिटर है ये आपका कोलेस्ट्रम से रिलेटेड है। इसके बाद जो आपका LDH है, इसका रिलेशन आपका सलाइवा से है। जो TLC है ये यूरिया से रिलेट करता है, और LEA जो है ये आपका सीमेन से रिलेट करता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अब ये जो है TLC, LE3, ट्रिपल इनहिबिटर क्या क्या है, इनको एक बार थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। तो यूरिया में यूरिया TLC, थिन लेयर TLC की फुल फॉर्म होती है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो जो यूरिया TLC जो है एक तरह की टेक्निक है जो कि सेपरेट करती है एंड इनरिच करती है ब्रांच्ड चेन फैटी एसिड को। जितने भी ब्रांच्ड चेन फैटी एसिड्स होते हैं इनसे इनरिच करती है एंड सेपरेट करती है यूरिया TLC। कहाँ से? फ्रॉम नेचुरल प्रोडक्ट्स, जो भी नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें ये जो होता है इन्वॉल्व करता है फॉर्मेशन ऑफ यूरिया एडक्शन एंड AGNO बॉन्डिंग इन मेथेनॉल। तो मेथेनॉल में यूरिया एडक्शन और AGNO बॉन्डिंग को आपका फैसिलिटेट करता है। उसके अलावा जो आपका थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है, इसका यूज़ हम यूरिया को डिटरमाइन करने के लिए, मोनोमिथाइल यूरिया को डिटरमाइन करने के लिए, डाईमिथाइल यूरिया को डिटरमाइन करने के लिए कर सकते हैं। कहाँ से करेंगे, मतलब किस में से आपको इसमें आपको और डिटरमाइन करना है यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन से। तो यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन से आपका जो यूरिया है, मोनोमिथाइल यूरिया है और जो डाईमिथाइल यूरिया है, इसको सबको डिटरमाइन करने के लिए हम TLC का यूज़ कर सकते हैं। तो TLC के यूज़ से हम यूरिया का सेपरेशन कर सकते हैं, तो इसलिए यूरिया आपका TLC से रिलेट हो गया। नेक्स्ट आपका है LE3। LE3 को हम लेविस एंजाइम कहते हैं, जो कि आपका सलाइवा में फाउंड होता है, सलाइवा में देखने को मिलता है। तो LE3 की फुल फॉर्म लेविस एंजाइम। नेक्स्ट जो आपका ट्रिप्सिन इनहिबिटर होता है, ये एक तरह का प्रोटीन होता है जो कि कोलेस्ट्रम में देखने को मिलता है। और ये जो ट्रिप्सिन इनहिबिटर होता है प्रोटेक्ट करता है इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल्स को फ्रॉम बीइंग डाइजेस्टेड बाय ट्रिप्सिन। तो जो ट्रिप्सिन की वजह से जो इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको डाइजेस्ट होने से रोकने के लिए ट्रिप्सिन इनहिबिटर अपना काम करता है, जो कि कोलेस्ट्रम में आपको देखने को मिलता है। और ये आपका ट्रांसफ़र होता है कोलेस्ट्रम टू एन ऑफस्प्रिंग, जो नए बच्चे होते हैं उनमें ट्रांसफ़र होता है। नेक्स्ट LDHC4 की अगर हम बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज आइसोएंजाइम। तो ये आपका LDH क्या है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज आइसोएंजाइम, जो कि स्पेसिफिक है स्पर्मेटोसाइट्स से रिलेटेड है, स्पर्मेटिड्स एंड स्पर्मेटोजोआ, इन्हीं में ये देखने को मिलता है। LDHC4 जो है इसको एनालाइज करते हैं क्वांटिटेटिवली इन सीमेन सैंपल्स from men under different experimental conditions. Incubation of semen at 37 degrees Celsius for up to 6 hours did not alter LDHC4 activity in seminal plasma. तो यहाँ पर जो LDHC4 है ये आपका सीमेन में देखने को मिलता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज आइसोएंजाइम। और स्पेसिफिकली ये स्पर्मेटोसाइट्स, स्पर्मेटिड्स एंड स्पर्मेटोजोआ में देखने को मिलता है। उसके अलावा अगर हम इसके स्टोरेज की बात करें तो इसको आप 37 डिग्री सेल्सियस पर 6 घंटे तक आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। इसमें आपका LDHC4 पर कोई भी कोई भी ऑल्टरेशन, कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं।
और यहाँ पर पूछा जा रहा है, यहाँ पर कह रहे हैं अरेंज द मटेरियल यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लास्टिक लेबोरेटरी वेयर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ टेम्परेचर दे कैन विदस्टैंड। तो बेसिकली ये अलग अलग मटेरियल हैं जिनका यूज़ प्लास्टिक लेबोरेटरी वेयर में हम करते हैं। तो अब यहाँ पर इनकी जो थर्मल स्टेबिलिटी है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो कौन सा ऐसा मटेरियल इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, इसकी कम है, तो उस सीक्वेंस में इसको आपको अरेंज करना है। तो यहाँ पर जो आपका पॉलीस्टाइरीन है, पॉलीस्टाइरीन सबसे ज़्यादा, इसके बाद में आपका आ जाएगा नायलॉन, नायलॉन के बाद में आ जाएगा आपका पॉलीमिथाइल पेंटेन और फिर लास्ट में आ जाएगा आपका टेफ्लॉन। करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा CADB, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर इसको देख भी लेते हैं थोड़ा डिटेल में। तो जो आपका नायलॉन है इसमें जो मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका सबसे ज़्यादा होता है, मतलब अगर हम बाकियों से कंपेयर करेंगे ना तो इसका मेल्टिंग पॉइंट आपको कंपैरेटिवली ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो एक तो मेल्टिंग पॉइंट हो गया, उसके बाद में अगर हम इसमें टेम्परेचर की बात करें तो टिपिकली ये 120 से लेकर के 180 डिग्री सेल्सियस तक की रेंज, टेम्परेचर की जो रेंज होती है वो ये अपना बियर कर सकता है। एंड ये बेसिकली डिपेंड करेगा कि हमको किस तरह के पॉलीमर को फॉर्म करना है। तो जिस तरह का पॉलीमर हमको बनाना होगा उतना टेम्परेचर हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो नायलॉन जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। नेक्स्ट टेफ्लॉन क्या है, टेफ्लॉन जो है इसमें इस थर्मल स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है विद अ मेल्टिंग पॉइंट अराउंड 327 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे ज़्यादा जो थर्मल स्टेबिलिटी होगी वो टेफ्लॉन की होगी। एंड टेफ्लॉन इज़ ऑफन यूज्ड इन हाई टेम्परेचर एप्लीकेशंस लाइक केमिकल प्रोसेसिंग एंड जितने भी लेबोरेटरी वेयर होते हैं पर्टिकुलरली जहाँ पर हीट रेजिस्टेंट क्रिटिकल होती है वहाँ पर भी हम टेफ्लॉन का यूज़ करते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर हो गया वो आपका टेफ्लॉन का हो गया। तो जो हमने अरेंज करा है वो सबसे कम से सबसे ज़्यादा की तरफ अरेंज करा हुआ है। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका पॉलीस्टाइरीन। तो पॉलीस्टाइरीन में भी आपका लो हीट रेजिस्टेंस होती है, इसमें उतना ज़्यादा हीट रेजिस्टेंस की कैपेसिटी नहीं होती है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसमें जो टेम्परेचर होता है वो 90 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 100 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को ये बियर कर सकता है। एंड इसी वजह से ये अनसूटेबल है हाई टेम्परेचर लैब्स के लिए। तो जहाँ पर भी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर हम पॉलीस्टाइरीन को यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टेम्परेचर ये सिर्फ 90 से लेकर के 100 तक के डिग्री सेल्सियस का ही आपका बियर कर सकता है। नेक्स्ट है आपका पॉलीमिथाइल पेंटेन। तो ये जो है इसमें जो टेम्परेचर बियर करने की कैपेसिटी है वो 160 डिग्री सेल्सियस है, जो कि कंपैरेटिवली हाई है पॉलीस्टाइरीन से। एंड यहाँ पर जो टेफ्लॉन और नायलॉन है उसके कंपैरिजन में कम होती है। तो सबसे ज़्यादा किसका हो गया, टेफ्लॉन का हो गया, टेफ्लॉन के बाद में नायलॉन आ गया, नायलॉन मतलब नंबर दे देते हैं, टेफ्लॉन हो गया, नायलॉन आ गया, उसके बाद में आपका पॉलीमिथाइल पेंटेन आ जाएगा और लास्ट में आपका पॉलीस्टाइरीन आ जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से आपका सीक्वेंस बन जाएगा और टेम्परेचर को बियर करने की कैपेसिटी के बेस पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर कह रहे हैं ट्रेडिशनल डेफिनेशन ऑफ डेथ इज इरिवर्सिबल एंड परमानेंट सीसेशन ऑफ लाइफ। तो जो एक ट्रेडिशनल डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग जो डेथ है वो क्या है, एक इरिवर्सिबल फिनोमेना है और ये परमानेंट सीसेशन हो जाता है लाइफ का। तो ये किस तरह से हमको पता चलेगा कि परमानेंट सीसेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो जब आपका ब्रेन, जब आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम और जब आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, जब ये तीनों आपके काम करना बंद कर देते हैं या इन तीनों में से कोई भी एक पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है तो उसको हम बोल देंगे सिसेशन ऑफ लाइफ। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रेन फंक्शन, रेस्पिरेटरी एक्टिविटी एंड कार्डियक फंक्शंस। तो ये तीनों जो है ABC, ये तीनों के तीनों आपके बता देंगे जो भी इंडिविजुअल है उसकी लाइफ का परमानेंट सिसेशन हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा भी हुआ है जो सिसेशन होता है ब्रेन फंक्शन का, पर्टिकुलरली जो ब्रेन स्टेम होती है जब वो काम करना बंद कर देती है तो उसको बोला जाता है। स्टॉपेज ऑफ ब्रीदिंग क्या है, यहाँ पर आप जो ऑक्सीजन का इंटेक है वो नहीं कर पा रहे हो तो वो चीज़ हो जाएगी। और हार्ट फंक्शंस क्या है, जब आपका ब्लड सर्कुलेशन जो होता है उसमें स्टॉप हो जाता है तो आपका सिसेशन ऑफ हार्ट फंक्शन हो जाएगा। बाकी आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो अगर आप पढ़ना चाहो तो आप इसको एक बार रीड कर सकते हैं। आगे चलते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है, फॉर द पर्पज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लेटेंट फिंगरप्रिंट डेवलपमेंट एट अ क्राइम सीन डिफरेंट पाउडर्स यूज़ करे जाते हैं। डिफरेंट पाउडर हम यूज़ करते हैं, जिसमें से एक जो केमिकल है उसका नाम है हाइड्रैग कम क्रेटा। तो ये जो हाइड्रैग कम क्रेटा है, ये कौन सा कलर शो करेगा जब ये लेरियन पेंट्स को डेवलप करेगा? तो ये आपका ग्रे कलर विजुअलाइज करेगा। ऑप्शन नंबर 1 जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अब यहाँ पर जो हाइड्रैग कम क्रेटा है, ये एक तरह का मिक्सचर होता है मरकरी एंड चौक का। मरकरी को हम हाइड्रेगायरम कहते हैं और चौक को हम क्रेटा कहते हैं। तो जब हम इसको मर्ज कर देंगे तो ये आपका हाइड्रेगायरम हाइड्रेकम हाइड्रैकम क्रेटा बन जाएगा। तो जब इसको हम मिक्स करेंगे और हम अप्लाई करेंगे इनविजिबल फिंगरप्रिंट्स के ऊपर, तो ये आपका ग्रे कलर का विजुअलाइज होगा। तो अभी हम आगे चलते हैं और यहाँ पर आपके सामने अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं, saliva samples collected from forensic purposes is to be stimulated. For this what should be an individual chew? तो सलाइवा सैंपल्स अगर हमको कलेक्ट करना है फोरेंसिक पर्पस से, तो सलाइवा को स्टिमुलेट करने के लिए हम इसमें से कौन सी चीज़ को च्यू करेंगे जिससे कि सलाइवा का मतलब प्रोडक्शन है वो आपके माउथ में थोड़ा ज़्यादा हो जाए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स जो है इसका हम यूज़ करेंगे तो आपका ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। जैसे कि आपका च्युइंगम होता है, ये भी आपका पैराफिन वैक्स से ही बना होता है, बट अगर पैराफिन वैक्स यहाँ पर ऑप्शन में नहीं होती तब हम च्युइंगम कर सकते थे। बट क्योंकि जो च्युइंगम है वो पैराफिन वैक्स का ही एक प्रोडक्ट है जहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं, तो इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स जो है इज़ यूज्ड स्पेसिफिकली टू स्टिमुलेट सलाइवा प्रोडक्शन ड्यूरिंग फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशंस। द एक्ट ऑफ च्यूइंग पैराफिन वैक्स क्रिएट करता है फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो कि स्टिमुलेट करेगा सैलिवरी ग्लैंड्स को, जिसकी वजह से जो सलाइवा का प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर इवान व्यूटिच who developed his own method of classification of fingerprints was employed in Central Police Department of। तो ये जो डॉक्टर थे इन्होंने एक अपना फिंगरप्रिंट्स को क्लासिफाई करने का मेथड बनाया था। तो ये एक सेंट्रल पुलिस डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयड थे। तो वो कौन सी सेंट्रल पुलिस थी? तो ये आपका अर्जेंटीना में थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे चलते हैं यहाँ पर, जैसे कि जब सेंट्रल पुलिस डिपार्टमेंट अर्जेंटीना में ये काम कर रहे थे तो उसी टाइम पर ही इन्होंने ये मेथड को डेवलप किया था, जहाँ पर ये जो सिस्टम है साइंटिफिक अप्रोच पर बेस्ड है टू रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग फिंगरप्रिंट्स विच वॉज क्रूशियल फॉर सॉल्विंग क्राइम्स एंड आइडेंटिफाइंग इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो ये जो रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग होती है फिंगरप्रिंट्स की, तो इसकी साइंटिफिक अप्रोच इन्होंने कुछ अपना मेथड बनाया था। अगला क्वेश्चन, choose the correct term used to measure the ability of a chromatographic column to separate two analytes। तो दो एनालाइट्स जो उनको सेपरेट करने के लिए जो क्रोमेटोग्राफिक कॉलम की जो एबिलिटी होती है उसके लिए हम क्या क्या चीज़ बेसिकली इसमें से करेक्ट टर्म यूज़ करते हैं? तो ये आपका रेजोल्यूशन होता है। रेजोल्यूशन के एनालिसिस से हम जो दो एनालाइट्स हैं उनको हम सेपरेट करके मेज़र कर सकते हैं, उससे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। बाकी आप देख रहे थे थोड़ा सा इन सब के बारे में कि ये क्या क्या है। तो रेजोल्यूशन रिफर करता है एबिलिटी ऑफ अ क्रोमेटोग्राफिक सिस्टम टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू एनालाइट्स। जो दो एनालाइट्स हैं कोई भी एक सैंपल के, तो उनको अलग अलग डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम रेजोल्यूशन का यूज़ करते हैं। और ये एक तरह का मेज़र होता है कि कितनी बढ़िया से कितनी अच्छे से जो पीक्स रिप्रेजेंट हो रही हैं इन एनालाइट्स की क्रोमेटोग्राम के ऊपर। तो जितने अच्छी पीक्स बनेंगी क्रोमेटोग्राम के ऊपर, जितनी क्लियर होंगी, तो उतने ही अच्छे से हम इनको डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। हाई रेजोल्यूशन इंडिकेट करेगा कि जो पीक्स हैं वो वेल सेपरेटेड है, जहाँ अगर यहीं पर लो सेपरेशन है, लो रेजोल्यूशन है, तो लो रेजोल्यूशन का मतलब होता है जो पीक्स हैं वो ओवरलैपिंग है और यहाँ पर डिस्टिंग्विश करना डिफिकल्ट हो जाएगा दो कंपाउंड्स के बीच में। तो जितना ज़्यादा रेजोल्यूशन होगा उतने अच्छे से हम सेपरेट कर पाएंगे और जितना कम रेजोल्यूशन होगा उतना हमको दिक्कत हो जाएगी सेपरेट करने में। नेक्स्ट अगर हम बात करें रिटेंशन टाइम की, तो रिटेंशन टाइम जो होता है
ये क्रोमेटोग्राफिक कॉलम में जब कोई भी एक स्पेसिफिक एनालाइट है तो वो ट्रैवल करने में कितना टाइम ले रहा है। जैसे कि आप कोई भी क्रोमेटोग्राफिक प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हो, टेस्ट कर रहे हो किसी भी सैंपल का, तो वहाँ पर जब जो एनालाइट है वो जो ट्रैवल करता है क्रोमेटोग्राफिक कॉलम में, तो ट्रैवल करने में उसको कितना टाइम लग रहा है उसको हम बोलेंगे रिटेंशन टाइम। और यहीं पर अगर हम बात करें रिटेंशन फैक्टर की, तो रिटेंशन फैक्टर जो है ये अपना एक रेशियो बताता है ऑफ द टाइम ऑफ अ कंपाउंड स्पेंड्स, मतलब कोई भी कंपाउंड ने, कोई भी सैंपल ने अपना जो टाइम स्टेशनरी फेज में स्पेंड करा है और जो मोबाइल फेज में स्पेंड करा है, तो इन दोनों के बीच का रेशियो जो बताएगा वो कहलाएगा आपका रिटेंशन फैक्टर। और रिटेंशन वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो मोबाइल फेज में जो भी हम एल्यूट यूज करेंगे पर्टिकुलर एनालाइट के लिए वो आपका हो जाएगा रिटेंशन वॉल्यूम। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर कह रहे हैं फ्लेक्सिबल स्प्लिट निब इनेबल करती है विड्थ ऑफ अ लाइन टू बी कंट्रोल्ड। जैसे आपने देखे होंगे जो फाउंटेन पेन्स होते हैं कुछ इस तरह के होते हैं और उनकी जो निब होती है वो यहाँ सेंटर से स्प्लिट होती है, कुछ इस तरह की होती है। इतना क्लियर नहीं बना है बट हाँ कुछ इसी तरह से निब होती है, सेंटर से ही आपकी स्प्लिट होती है। तो इसमें क्या रहता है कि जो विड्थ होगी लाइन की उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसमें हम अलग अलग प्रेशर लगा सकते, लगा के उसमें जो कुछ लिखने की स्किल्स में वेरिएशन करके जो लाइन की विड्थ है उसको हम मोटा या पतला कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपकी कहलाती है शेडिंग, मतलब इतना हम मैनेज कर पा रहे हैं तो ये आपकी कहलाएगी शेडिंग। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फंडामेंटल डिफरेंस का मतलब होता है जब आप अपन एक ही इंडिविजुअल है, एक ही इंडिविजुअल अगर अपना ही नाम लिख रहा है और वो कई बार अपना ही नाम बार बार लिख रहा है, तो उसके अपने ही नाम लिखने में जितनी बार वो लिखेगा उसको उतनी बार आपको उसमें डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। तो ये आपका कहलाता है फंडामेंटल प्रेशर, फंडामेंटल डिफरेंस। सॉरी, पेन प्रेशर की बात करें तो पेन प्रेशर मतलब आप लिखते टाइम पर पेपर के ऊपर जितना प्रेशर अप्लाई कर रहे हो बाय यूजिंग पेन, वो आपका कहलाएगा पेन प्रेशर। लाइन क्वालिटी मतलब कितनी क्लियर कोई भी लाइन लिखी है, पेन का, पेन में जो इंक है उसका फ्लो कितना बढ़िया है, आपने जो भी इंडिविजुअल जो लिख रहा है उसने मतलब किस तरह से उसको लिखा है, किस मोड में लिखा है, वो सारी चीज़ें एनालिसिस आपकी लाइन क्वालिटी से कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का तो करेक्ट आंसर हो गया 2। बाकी यहाँ पर जो कुछ मैंने समझाया है ना पूरा डिटेल में लिखा हुआ है, आप लोग चाहो तो एक बार इसको रीड कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट लीजिए, बाकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर कह रहे हैं बेस्ड ऑन द एक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड अंडर लॉन्ग ड्यूरेशन बारबिट्यूरेट्स। तो इनमें से कौन कौन से आपके लॉन्ग ड्यूरेशन के इफेक्ट शो करने वाले बारबिट्यूरेट हैं। तो यहाँ पर जो आपका बारबिटल है और मेफो बारबिटल है, ये दोनों आपके लॉन्ग ड्यूरेशन के बारबिट्यूरेट्स हैं, बाकी सारे आपके शॉर्ट ड्यूरेशन के हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सी एंड डी ओनली। आगे चलते हैं। और यहाँ पर जैसे कि जो आपका एमो बारबिटल है ये इंटरमीडिएट ड्यूरेशन का है, सीको बारबिटल आपका शॉर्ट ड्यूरेशन का है, पेंटो बारबिटल भी आपका शॉर्ट ड्यूरेशन का है, बाकी फिनो बारबिटल और मेफो बारबिटल जो है ये आपके लॉन्ग ड्यूरेशन के होते हैं। अब आगे चलते हैं और यहाँ पर आपका लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपको मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से, और ये बेसिकली आपके एल्केलॉइड्स पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो अगर आपको पॉइजन्स के एल्केलॉइड्स के बारे में पता होगा तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत आराम से कर लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले कोनीन, तो कोनीन जो है, कोनीन आपका हेमलॉक का होता है A3, तो आप 1 और 4 दोनों को एलिमिनेट कर सकते हो। अब A3 के बाद में B1 दोनों में है तो एट्रोपिन जो है ये आपका सोलेनेसियस हो गया। फिर आपको बस 2 ही चेक करने हैं, C और D, हाइग्रीन और कोचिशीन। अब यहाँ पर 2 आपको और चेक करने हैं, तो हाइग्रीन जो है ये कोका से रिलेट करता है और कोचिशीन आपका मिडोसेफ्रॉन, तो D4 यानी कि ऑप्शन नंबर 2, जो ऑप्शन नंबर 2 है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे कि कोनीन जो है ये आपका हेमलॉक का एल्केलॉइड है। स्पेसिफिकली जो पॉइजन हेमलॉक होता है
जिसको हम कोनियम मैक्यूलेटम भी कहते हैं। कोनीन जो है एक तरह का टॉक्सिक सब्सटेंस है जो कि इंटरफेयर करता है नर्वस सिस्टम से, एंड इसकी वजह से डेथ भी हो सकती है अगर इसको लार्ज क्वांटिटी में इंजेस्ट कर लिया गया है, इसका इनटेक कर लिया गया है। एट्रोपिन की अगर हम बात करें तो एट्रोपिन एक एल्केलॉइड है जो कि आपके प्लांट्स में पाया जाता है सोलेनेसी फैमिली से। जितने भी प्लांट्स सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं उन सब में आपका एट्रोपिन एल्केलॉइड देखने को मिलता है। पर्टिकुलरली जो बेलाडोना होता है जिसको कि हम डेडली नाइटशेड भी कहते हैं, और ये जैसे आपका जिम्सन वीड है या फिर मैंड्रेक है, तो इसमें भी आपका एट्रोपिन एल्केलॉइड अवेलेबल होता है। एंड इसका जो यूज़ होता है मेडिसिनल पर्पस से ज़्यादा होता है, ताकि जो आपका ब्रेडिकार्डिया होता है उसको हम ट्रीट करने के लिए एट्रोपिन का यूज़ करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें हाइग्रीन की, तो हाइग्रीन जो है आपका एल्कलॉइड है जो कि कोका प्लांट्स में देखने को मिलता है, एंड इट इज़ प्राइमरीली नोन फॉर प्रोड्यूसिंग कोकेन। कोकेन की प्रोडक्शन के लिए आपका ये देखने को मिलता है। एंड हाइग्रीन जो है ये माइनर एल्कलॉइड है, एंड ये कोका लीव्स में ही देखने को आपको मिल सकता है। कॉल्चिशीन की अगर हम बात करें तो ये जो एल्कलॉइड है ये मीडोसैफ्रॉन में देखने को मिलता है। मीडोसैफ्रॉन क्या है आपका, इसको कोल्चिकम एटियोमनेल भी कहते हैं, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज ऑटम क्रॉकस। ऑटम क्रॉकस भी इसको कह सकते हैं, एंड इट इज यूज्ड इन मेडिसिन फॉर ट्रीटिंग गाउट्स डिजीज एंड फेमिलियल मेडिटेरेनियन फीवर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के लिए आपका कॉल्चिशीन यूज़ होता है। तो ये कुछ प्लांट्स थे, पॉइजन्स थे, एल्केलॉइड्स थे, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं यहाँ पर और ये चीज़ें आपको याद तो करनी ही पड़ेंगी। ठीक है, तो आज के 10 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं, और जैसे कि आप देख रहे हो जो टॉक्सिकोलॉजी वाला पार्ट होता है वहाँ से क्वेश्चंस हर बार आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो इसलिए जितने भी एल्केलॉइड्स होते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइजन्स हैं, जितना भी आप टॉक्सिको में कवर कर सकते हो उतना सारा कवर करके जाइएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर इस वीडियो को करते हैं एंड। जो PDF है इसकी आपको हमारे टेलीग्राम पर जल्दी ही मिल जाएगी। बाकी पूरा क्वेश्चन पेपर आपको हमारी वेबसाइट पर भी जल्दी ही अवेलेबल हो जाएगा, तो यहाँ पर आप विजिट करके देखना चाहें ज़रूर से देख लीजिएगा। उसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस और भी हैं जो कि आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगे। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट हो रहा है कि PDFs फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर भी हैं, तो PDF जो है वो आपको सिर्फ टेलीग्राम एंड वेबसाइट पर ही मिलेंगी। उसके अलावा फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे PDFs अवेलेबल नहीं होती हैं। फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे अगर जो क्वेश्चंस मैं पोस्ट करती हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस है, स्टडी मटेरियल है, कुछ शॉर्ट्स ट्रिक्स वगैरह है, तो वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिलेंगी। PDF के लिए आपको सिर्फ टेलीग्राम एंड वेबसाइट पर ही विजिट करना है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। बाकी कोई क्वेश्चन और कोई डाउट आ रहा है तो यहाँ पर नीचे हमारा व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है 8604129421, यहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी इस वीडियो को करते हैं अभी एंड। पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स, एंड थैंक यू सो मच।